हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है प्लस 2 की, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? बेसिकली यहां पे जैसे आप चैप्टर के नाम से पता कर पा रहे हो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अगर चार्ज हमारे पास है कोई और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी कंडक्टर में अगर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे। और वो अलग अलग तरह का फॉर्म का कंडक्टर हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, कोई रिंग हो सकता है, ठीक है, सोलेनॉइड हो सकता है, टॉरॉइड हो सकता है। उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था। यानी 1820 के अंदर ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसने क्या किया कि एक बैटरी अटैच करके स्ट्रेट कंडक्टर में हमने करंट फ्लो करवाया। लेट्स सपोज यही हम एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। इस टाइम पे इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है। और इसके आसपास में हमने यहां पे अगर कोई कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास हमने रखा। अब ये जो कंपास रखा है उसने नोटिस किया कि इसमें डिफ्लेक्शन आती है और यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आई। जैसे ही हम करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक कंपास में नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। और डिफ्लेक्शन भी किस तरीके से शो करती है? अभी इसका नॉर्थ पोल कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, तो हमें यहां ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये डिफ्लेक्शन क्यों आई। तो ऑस्टर्ड ने अपनी स्टडी में ये एक्सप्लेन किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जैसे आपने पढ़ा भी है 10th क्लास में, ये मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपने क्या किया, उस मैग्नेटिक कंपास को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। जब ये मैग्नेटिक कंपास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है तो मैग्नेटिक कंपास इसके अंदर भी एक मैग्नेट है और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये चीज पाया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कंपास में जो डिफ्लेक्शन आई है वो किस वजह से आई है, क्योंकि वहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके चलते ये डिफ्लेक्शन आई। अब ये डिफ्लेक्शन किस तरीके से हमें पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? तो इसके लिए फ्लेमिंग्स स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, सॉरी, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है? एम्पियर स्विमिंग रूल ये बोलता है कि करंट कुछ इस डायरेक्शन या करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा हो कि किसी स्विमर के फीट से हेड की तरफ, फीट से हेड की तरफ करंट फ्लो करता हो तो जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये है एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, यानी एक्चुअल में इसकी स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। According to this rule, if a swimmer swims in such a way that current flows
from his feet to head, then the north pole of the magnetic compass will deflect towards his left hand, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा नॉर्थ को। ठीक है, अगर वो स्विमर जो है स्विम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन से, ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा रूल, स्नो रूल भी हम मान सकते हैं। स्नो रूल, स्नो रूल क्या है? अगर ये मान के चले कि हमारा करंट जो है साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट जो है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, then the north pole of the magnetic compass, north pole of the magnetic compass will deflect towards the west। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये चीज हमें समझ आ रही है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है force on charged particle moving in magnetic field। Force on charged particle moving in uniform magnetic field। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इसको समझते हैं टॉपिक को। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया, बी मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स सपोज कोई चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड q एंड व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या किया, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड q which is moving with v velocity at an angle theta with the uniform magnetic field। As shown in figure। So the magnetic force acting on the charged particle। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा? किन फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा? The magnetic force F will be directly proportional to the magnitude of charge, directly proportional to the vertical component of velocity v sine of theta, directly proportional to the magnetic field। So overall the magnetic force F is directly proportional to q v b sine of theta। इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वी कैन से दैट F इज इक्वल्स टू K Q V B साइन ऑफ थीटा। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने K यूज किया है, इसकी वैल्यू हम यहां 1 लेते हैं। सो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q V B साइन ऑफ थीटा। स्केलर फॉर्म में हम ये लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में F कैन बी रिटन एज Q स्केलर क्वांटिटी है, V क्रॉस B। अब आपको पता है कि साइन थीटा है, सो V और B जो वेक्टर क्वांटिटी है, V क्रॉस B हम इसको लिख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे?
the direction of magnetic force on charge can be calculated by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है क्या, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये है अभी फोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपकी अच्छे से स्टडी हो रही है, तो प्लीज शेयर और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट को आपको जितने भी मेरे वीडियोस हैं, जितने न्यू वीडियो मैं अपलोड करता हूं, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहे कंटिन्यूअसली। सो देखिए, अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस। इसके स्पेशल केस कौन से हैं? इफ चार्ज इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में है, दैट इज उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। सो F which is equals to Q V B sin of थीटा पढ़ रहे हो, V 0 है, सो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। इसके अलावा यू कैन से दैट इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन फील्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बट चार्ज पार्टिकल हो सकता है ऐसे मूव कर रहा हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब ये है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब F इज इक्वल टू क्या होता है? Q B B साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, सो F विल बी इक्वल्स टू 0। अगेन फोर्स उस पे कितना लगेगा? 0। वो फोर्स 0 है, बट चार्ज विल कीप मूविंग विद v वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B। उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, बट वो जिस भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। या हम ये कहें कि चार्ज पार्टिकल इज, अगर हम ये कहें थर्ड पॉइंट, ये चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू B, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके साथ चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे मूव कर रहा होगा। अब ऐसे में थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री लोगे, ठीक है, और जो फोर्स होगा इस केस में मैक्सिमम होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो मैक्सिमम होगा QVB। साइन 90 होता है 1, साइन 90 कितना होता है हमारा? 1। सो ये हमने सीखा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है अगर वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है? इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड it is defined as the space around any current carrying conductor और मैग्नेट। देखिए, या तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेट के चारों तरफ डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इट इज द स्पेस अराउंड एनी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड।
कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। ओके, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से हमारा मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, या ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसको मेजर किसमें करते हैं? मेजर इन टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला के लिए टीबी यूज कर देते हैं, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? डायमेंशन पूछ लिया जाता है कई बार 1 मार्क्स में। डायमेंशन फॉर्मूला जो बनेगा इसका, बना के देखिए। अभी आपने फोर्स देखा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये होता है। सो B कैन बी रिटन एज F डिवाइड बाय Q एंड V। F को हम मेजर करते हैं M1 L1 T माइनस 2, और चार्ज के लिए यूज करते हैं A इंटू T। वेलोसिटी के लिए लेंथ पर टाइम, ठीक है। ये T से ये T कैंसिल हुआ, एक L1 है यहाँ पे, ये L1 से ये L1 कैंसिल, सो हम यहां लिख सकते हैं M1 L0 T minus 2 and A minus 1। सो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला है इसका M1 L0 T minus 2 and A minus 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करें? इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करें? इसके लिए देखिए, अभी हमने ये जो फॉर्मूला स्टडी किया है, इसी फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं, इसी फॉर्मूले से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। एस F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये हमने पढ़ा है। और B can be written as F divided by Q V sin of theta, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इफ हम ये कहें कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो 1 कूलम का है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is defined as the magnetic force acting on 1 coulomb charge which is moving with 1 meter per second perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स acting on 1 coulomb charge which is moving with 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, और आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और हो, जिसपे भी आप अपना अकाउंट चलाते हो, उस पे जरूर से जरूर वीडियो का लिंक शेयर किया करो, और चैनल से कनेक्ट कीजिए लोगों को, सो दैट कि उनको भी प्रॉफिट इसका मिल सके। हम यहाँ पे 9 से 12 तक के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। टॉपिक लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक कवर किए जाए विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक। 2020-21 के अंदर सीबीएसई के अंदर कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, और स्टेट बोर्ड्स में भी सिलेबस रिड्यूस किया है, बट हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर किया जाए। सो डियर स्टूडेंट, जरूर ये काम कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।